विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट गैस। ओके, अब देखिए परफेक्ट गैस के लिए कौन कौन से पैरामीटर है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कंट्रोल करते हैं। ओके, तो देखिए इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको प्रेशर देने, सेकंड ऑप्शन दिया है टेम्परेचर देने, थर्ड ऑप्शन दिया है वॉल्यूम एंड देन नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। ओके, तो अब देखिए परफेक्ट गैस है, परफेक्ट गैस के लिए आपको क्या करना है, पैरामीटर्स। ओके, सो कौन कौन से पैरामीटर रहेंगे, प्रेशर भी रहता है, वॉल्यूम भी रहता है, टेम्परेचर भी रहता है। ओके, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हेलो सर, जनरल गैस क्वेश्चन लिखना इक्वेशन। है ओके, अब देखिए आप बोलो। सर, क्वेश्चन लिखना है। क्या होगा सर क्वेश्चन लिखना है। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन जी लिखना नहीं, है आप क्या? सिर्फ आंसर नोट करो, पीडीएफ मैंने, जी नहीं क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ आंसर नोट कर लो। ओके, ये पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी है, ऋषिक सर को भी सेंड कर दी है, और आपके क्लासरूम पर भी मैंने इसका लिंक सेंड कर दिया है। ओके, तो आज आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन जनरल गैस इक्वेशन। ओके, जनरल गैस इक्वेशन कौन सा रहता है, ऑप्शन डी है पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, पीवी इज इक्वल टू आरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एंड देन नेक्स्ट पीवी इज इक्वल टू 1/3 आरटी। ओके, अब देखिए जनरल गैस इक्वेशन अगर आप केमिस्ट्री के अंदर देखते हो तो केमिस्ट्री के अंदर आपको जनरल गैस इक्वेशन देखना तो मिलेगा पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। ओके, केमिस्ट्री के अंदर क्या है, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। ओके, बट हम फिजिक्स देखें तो फिजिक्स के अंदर आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन थर्ड। ओके, और क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, फॉर इनटू फिजिक्स। ओके, थर्मोडायनामिक्स के रिलेशन आपको केमिस्ट्री के अंदर भी है। ओके, इसलिए आपको कंफ्यूज होना नहीं है। ओके, सो फिजिक्स के लिए क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जनरल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू। ओके, अब देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर पूछा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर कितना रहता है, 0.24 रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इनमें से, ऑप्शन थर्ड। ओके, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके, देन नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस, कांस्टेंट ऑफ गैस इज इक्वल टू। ओके, अब देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर फोर, जो है क्वेश्चन नंबर फोर हमने सॉल्व किया था, इसका डेरिवेशन भी हमने लिया था। तो क्या आता है जनरल गैस का जो कांस्टेंट है क्या आता है, आर इज इक्वल टू सीपी माइनस सीवी। ओके, तो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन थर्ड। ओके, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ओके, सर फोर्थ हमने देखा था, एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू सीपी माइनस सीवी, ये हमने डिराइव भी किया था इसको। ओके, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया है आपको, द टर्म एनटीपी स्टैंड्स फॉर। ओके, अब देखिए वहां पर टीपी दिखाई दे रहा है, बट टीपी से पहले क्या है, एन डॉट टी डॉट पी है। ओके, तो मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, एन प्रेस नहीं होता है। ओके, लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वहां पर मेरा एन जो की है वो प्रेस नहीं होता, तो इसलिए वहां पर सिर्फ टर्म टीपी दिया है, और टी से पहले आपको एन वहां पर पुट करना है। ओके, so the term NTP stands for, okay, अब NTP का लॉन्ग फॉर्म क्या है। ओके, ऑप्शन दिया नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन दिया नॉर्मल थर्मोडायनामिक्स एंड प्रेशर, देन नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड दिया नॉर्मल थर्मोडायनामिक्स प्रैक्टिस, देन नेक्स्ट ऑप्शन फोर्थ दिया नॉमिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, NTP स्टैंड फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन फिफ्थ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, जेरथ लॉ। ओके, अब देखिए जेरथ लॉ जो है, जेरथ लॉ हमने डिराइव किया था, क्या दिया है, जेरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, जेरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके साथ डील्स करता है। ओके, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, डील्स विद कन्वर्जन ऑफ मास एंड एनर्जी, देन नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन दिया है डील्स विद रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, देन नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन दिया है states that two bodies are both in equilibrium. Okay, with third body they are in thermal equilibrium with each other. Okay, तो कौन सा करेक्ट आएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आएगा। ओके, एक बार मैं सभी स्टूडेंट को एक नोटिस देना चाहूंगा, हम फिलहाल वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन आपके इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जेई के या फिर नीट के या फिर एनडीए के। ओके, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने ढूंढ कर सर्च करके पीडीएफ बनाया है, तो आज हम देख रहे हैं आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो आंसर्स है आंसर्स नोट डाउन करने हैं। ओके, उनका जो एक्सप्लेनेशन अगर आपको जरूरी लगता है तो एक्सप्लेनेशन भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
7 ओके वाइस कटिंग ओके कोई बात नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 7 ओके क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कहा है इन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की जो कि अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इंटरनल मॉलिक्यूल्स ओके इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है ओके सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या रहता है जनरली फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर क्या रहता है आपका जीरो रहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस रहती है ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ओके तो देखिए अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है जिस वहां पर आपका चेंजिंग टेम्परेचर क्या रहेगा जीरो रहेगा। चेंजिंग टेम्परेचर अगर जीरो है तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है मींस इंटरनल एनर्जी क्या रहना चाहिए कांस्टेंट रहना चाहिए। तो कांस्टेंट रहना चाहिए क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्या इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड रहता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपका इंटरनल एनर्जी भी और इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी क्या होगा इंक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी क्या होगा डिक्रीज होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट आएगा ओके रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या पूछा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू ओके ये मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बताया था ओके तो कोई बोल सकता है क्या आंसर है इसका। एनीवन फ्रॉम यू। बोलो चलो 1 कैलोरी इन केजीएम ओके इज इक्वल टू ओके 1 कैलोरी कितना रहता है किलोग्राम में। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आएगा 0.427 ओके ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ओके ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आएगा 0.427 ओके। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ओके क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या पूछा है द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ओके अब देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर ओके एयर का जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या होता है इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है ओके अगर इंक्रीज होता है तो किसके साथ इंक्रीज होता है किसकी वजह से वो इंक्रीज होता है मींस आप इन शॉर्ट क्या पूछा है द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज डिपेंड्स ऑन पूछा है ओके इन शॉर्ट अगर इस क्वेश्चन को अगर अदर वर्डिंग्स में अगर हम पूछेंगे तो क्या कैसे पूछ सकते हैं द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज डिपेंड्स ऑन ओके तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए टेम्परेचर प्रेशर बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड नेक्स्ट ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीस ओके सॉरी एयर फ्लो ऑप्शन 4 एयर फ्लो ओके तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ओके स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ओके तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आएगा ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 which of following process is irreversible ओके अब देखिए irreversible प्रोसेस कौन सा है ऐसा पूछा है ओके अब हमने रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है वो भी हमने देख लिया है तो अब बोलो आइसोथर्मल है एडियाबैटिक है या फिर थ्रोटलिंग है या फिर ऑल ऑफ दिस है ओके चलो बोलो। इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा है आइसोथर्मल एडियाबैटिक थ्रोटलिंग या फिर ऑल ऑफ दिस इरिवर्सिबल प्रोसेस। एडियाबैटिक आइसोथर्मल तो देखिए एडियाबैटिक भी इरिवर्सिबल नहीं है एडियाबैटिक आइसोथर्मल भी इरिवर्सिबल नहीं है एडियाबैटिक भी इरिवर्सिबल नहीं है। थ्रोटलिंग प्रोसेस जो है वो थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है ओके अब देखिए थ्रोटलिंग प्रोसेस मींस क्या रहता है ओके तो देखिए थ्रोटलिंग प्रोसेस मींस ऐसा प्रोसेस रहता है जिसके अंदर नो चेंज ऑफ एंथैल्पी रहता है मींस उसके अंदर एंथैल्पी चेंज नहीं होता ओके सो दैट्स व्हाई थ्रोटलिंग इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस ओके। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस भी रिवर्सिबल के अंदर आता है बट थ्रोटलिंग प्रोसेस इरिवर्सिबल के अंदर आता है सो ऑप्शन थर्ड करेक्ट रहेगा ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या इसे कुछ भी आंसर मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ओके क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या पूछा है फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड वर्किंग सब्सटेंस इज फ्लूइड ओके अब देखिए फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेस रिवर्सिबल ओके अब रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा बिटवीन हॉट बॉडी एंड
वर्किंग सब्सटेंस। ओके, सो हॉट बॉडी एंड वर्किंग सब्सटेंस के अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा वो कितना होना चाहिए? ओके, आपका प्रोसेस रिवर्सिबल होने के लिए। ओके, तो ऑप्शन दिया है 0, देन नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन दिया है मिनिमम, देन नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन दिया है मैक्सिमम, देन नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन दिया है इंफिनिटी। ओके, तो कितना होगा? temperature difference between hot body and substance for a process to be become reversible. Okay, reversible process होने के लिए आपका hot body and the next working substance उसके बीच में temperature difference कितना होना चाहिए? Anybody? तो देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होने चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस होने चाहिए मींस क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस हम किसे कहते हैं? इसका फॉरवर्ड पाथ एंड बैकवर्ड पाथ क्या है, रिटर्निंग पाथ क्या है, सेम है। अगर किसी पाथ से फॉर एग्जांपल सब्सटेंस ए यहाँ से फॉरवर्ड हो रहा है सब्सटेंस बी की तरफ विद द टेम्परेचर ऑफ 20, नेक्स्ट वहां से अगर वो इसी पाथ से अगर रिटर्न आए तो इसका मतलब क्या है? उसका टेम्परेचर कितना होगा? जितना जाते समय था उतना ही आते समय रहेगा। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या वहां पर? नहीं हो रहा। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा मींस इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए दोनों के बीच में? 0 होना चाहिए। ऑप्शन करेक्ट कौन सा आएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है ह्यूमन कर दिया मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ एनी परफेक्ट गैस एट 600 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड 27 डिग्री विल बी। ओके, तो देखिए मॉलिक्यूलर वॉल्यूम पूछा है तो इसे अब सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए सॉल्व किस तरह से करेंगे? तो देखिए हमें क्या दिया है? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम दिया है। ओके, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? मेरा पर्सनल आईडी पर आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलो इसे हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल है। ओके, सो देखिए क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ एनी परफेक्ट गैस। उसकी कंडीशन क्या दिया है हमें? परफेक्ट गैस दिया है। तो देखिए परफेक्ट गैस के लिए क्या इक्वेशन है? PV इज इक्वल टू nRT। ओके, अब देखिए PV इज इक्वल टू nRT दिया, इसका मतलब क्या है? साउंड कट हो रहा है क्या? जस्ट अ सेकंड ना, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो अब देखिए आप PV इज इक्वल टू nRT। ओके, परफेक्ट गैस दिया है तो परफेक्ट गैस के लिए हम क्या यूज करेंगे? परफेक्ट गैस का जो आइडियल इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज करेंगे PV इज इक्वल टू nRT। अब देखिए इसके अंदर परफेक्ट गैस के लिए n की वैल्यू कितनी रहती है? n इज इक्वल टू रहता है 1 मोल। देन नेक्स्ट r मींस क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो इसका जो वैल्यू रहता है उसका वैल्यू आपको दिया हुआ रहता है 8341 जूल पर केजी मोल केल्विन। ओके, जूल पर केजी मोल पर केल्विन। ओके, आर दिया, टी दिया, टी आपको कितना दिया है? टी आई थिंक दिया है 27 डिग्री। ओके, तो 27 डिग्री को आप क्या करोगे? केल्विन में कन्वर्ट करोगे सबसे पहले। सो क्या हो जाएगा? 273 प्लस 27 व्हिच इज इक्वल टू 300 केल्विन। ओके, देन नेक्स्ट पी दिया है। ओके, प्रेशर भी दिया है आपको। पी इज इक्वल टू दिया है आपको 600 into 10⁻³ ओके, सो 600 into 10⁻³ दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ये सारे वैल्यूज आपको क्या करनी है? इसके अंदर पुट करनी है, इस इक्वेशन के अंदर p is equal to 10RT के अंदर। तो p के जगह पर वैल्यू पुट करो। p का 600 into 10⁻³ into v which is equal to n का वैल्यू 1 है, ओवरराइट नहीं भी किया तो भी चल जाएगा। देन नेक्स्ट r का वैल्यू 8341 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर दिया है 300। सेंस देयर पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8341 into 300 डिवाइडेड बाय 600 into 10⁻³ अब इसका इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 4.17। ओके, सो 4.17 आपको आंसर मिलता है इसका। सॉल्व कर देख लेना घर पर। ओके, ट्राई कर देख लेना, 4.17 आंसर मिलता है। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? PV is equal to nRT। ओके, PV is equal to nRT। P का वैल्यू आपको दिया है, P का वैल्यू आपको 600 into 10⁻³ V आपको फाइंड आउट करना है। N का वैल्यू 1 है क्योंकि परफेक्ट गैस बोला है। देन नेक्स्ट R के लिए परफेक्ट गैस का वैल्यू रहता है 8341। देन नेक्स्ट T दिया आपको टेंपरेचर 27 डिग्री को कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर 273 प्लस 27
हो जाता है आपका 300। देन नेक्स्ट आपको दिया है ये सारी वैल्यूज आपको इस फॉर्म में पुट करनी है और आपको आंसर मिलेगा 4.17। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ओके ओके, स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या? ओके, जस्ट अ सेकंड। सर आपके माइक्रोफोन के साथ में स्पीकर का कुछ आवाज आ रहा है, मतलब कुछ मेटेलिक उसको टच हो रहा है या कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि फिलहाल यहाँ पर बाहर बारिश चालू है, तो इसलिए थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम आ सकता है। ओके नहीं सर, वॉइस ओके, स्क्रीन कौन सा ब्लर हो रहा है? बोर्ड का स्क्रीन। पीपीटी शो का हो रहा है या फिर मेरा बोर्ड का? पीपीटी का हो ही नहीं सकता सर, बोर्ड का होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या आपका है, आपको न्यूमेरिकल दिया है। ओके सर, स्टूडेंट बोर्ड देख सकते हैं क्या उनकी तरफ से? हाँ यस सर, दिख रहा है। स्क्रीन स्विच कर सकते हो, ऊपर सॉल्यूशन रख के आप वो स्क्रीन हाँ? स्विच कर सकते हैं दोनों ही पैरेलली। हाँ कर सकते हैं ना। ओके कोई बात नहीं। ओके देन नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ओके देन नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ओके क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखिए क्या पूछा है, अ गैस इज compressed in cylinder by a movable piston to a volume. Okay during the process 300 kilojoule heat left the gas. Okay and internal energy remains the same. The work done on the gas in Newton meter will. Okay अब देखिए न्यूटन मीटर में आपको क्या पूछा, वर्क डन पूछा है। ओके तो देखिए ऑप्शन अक्षय गिरासे ने आंसर दिया ऑप्शन 2। ओके तो ऑप्शन 2 जो आंसर दिया वो बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ओके अब देखिए क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या रहता है आपका, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या रहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है, ओके स्टेटमेंट क्या रहता है, हीट सप्लाइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वर्क डन एट इंटरनल एनर्जी। ओके मींस क्या है, Q इज इक्वल टू ओके W प्लस डेल्टा U रहेगा। ओके देन नाउ W प्लस डेल्टा U अगर रहता है तो देखिए आपको हीट सप्लाइड दिया है, हीट सप्लाइड कितना दिया है, 300 किलो जूल दिया है। ओके 300 किलो जूल दिया है विच इज इक्वल टू, अब देखिए 300 किलो जूल दिया है एंड देन नेक्स्ट अब आपको क्या पूछा है, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स द सेम। ओके मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना दिया है आपको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 दिया है। ओके चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 दिया है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, क्यू हो गया, वर्क डन कितना हो गया आपका, वर्क डन इज इक्वल टू 300 किलो जूल है। ओके मींस इसका मतलब क्या, 300 इंटू 10 रेज टू पावर 3 जूल। ओके मींस क्या हुआ, 300। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आएगा। ओके ऑप्शन सेकंड करेक्ट आएगा। स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या या फिर ब्लर हो रहा? सर एक्चुअली आप मूवमेंट करते हो उस टाइम पे ब्लर होता है, ऑटो फोकस करता है इसलिए। ओके अभी आप पॉज हुए तो स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ ओके तो इसका सॉल्यूशन राइट कर लो। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14। ओके अब देखिए ये जो है ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में राइट करो, क्यों शॉर्ट में क्यों राइट कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो आपको जेईई नीट एंड एनडीए के एग्जाम्स में आपको आते हैं, तो आपको पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, गिवन डेटा क्या है, टू फाइंड क्या है, देन फॉर्मूला क्या है, वहाँ पर आपको शॉर्ट में करना है। वहाँ पर आपको लगभग 45 मिनट्स के अंदर आपको जेईई के एग्जाम के अंदर 30 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, उसमें से न्यूमेरिकल रहते हैं 15 to 20, तो आपको विदिन 1 मिनट आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे, डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके तो जेईई हो या फिर नीट हो या फिर एनडीए हो, उन सारे एग्जाम्स के लिए आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ओके विदिन अ मिनट आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए। ओके अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन करो तो बोर्ड के लिए आप गिवन डेटा राइट करो, टू फाइंड राइट करो, देन नेक्स्ट एज पर योर प्रोसीजर जितना लंबा खींच सकते हो उतना लंबा खींच सकते हो फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके बट फॉर जेईई एंड देन नेक्स्ट फॉर
NEET एंड देन नेक्स्ट NDA, उसके लिए आपको शॉर्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। विद दिन जितना कम समय आप लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या सर वो पूछा दूसरा है? ईयर प्लग जो हैंग हो रहा है, लटक रहा है सर, उसको एक जगह, आई थिंक उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है वो। क्या करना है तो उसके लिए आपको आपका जो लोअर टेम्परेचर रहेगा, लोअर टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर टेम्परेचर जब आप उसे कम रखोगे हो जाएगा। प्लीज क्या होगा आपका ऑप्शन डिक्रीज लोअर टेम्परेचर, के लिए ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आएगा। ओके, डिक्रीज लोअर टेम्परेचर। ओके, the more effective way of increasing efficiency of Carnot engine is to decrease temperature, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आएगा। ओके, वॉइस क्लियर आ रही क्या अब? क्लियर आ रही है क्या? Yes, sir. Okay, now then next question, question number 15 के अंदर क्या पूछा? एंट्रोपी चेंज इज डिपेंड्स ऑन। ओके, अब देखिए एंट्रोपी चेंज किसके ऊपर डिपेंड रहता है? एंट्रोपी चेंज इज डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन दिया हीट चेंज ऑफ टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक स्टेट एंड देन नेक्स्ट चेंज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, तो देखिए एंट्रोपी चेंज इज डिपेंड्स ऑन हीट ट्रांसफर। ओके, मींस जितना आपका हीट ज्यादा ट्रांसफर होगा उतना आपका एंट्रोपी ज्यादा इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट रहेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ओके, 15 के लिए ऑप्शन आएगा। देन नंबर 16। ओके, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, आई थिंक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ओके, वहां पर वर्क डाउन होना चाहिए। ओके, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन इज 0। ओके, वहां पर वर्क डन है। ओके, थर्ड करेक्ट आएगा। माइक म्यूट करो, किसका माइक चालू है? जब आपको जरूरत रहेगी तभी आप स्पीक आउट करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या पूछा? फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन पूछा। ओके, वर्क डन इज, ओके, तो वर्क डन कितना रहेगा आपका? 0 रहेगा। ओके, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या पूछा है? आइसोबारिक प्रोसेस इज वन इन विच। ओके, अब देखिए आइसोबारिक प्रोसेस क्या है? ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या दिया आपको? ऑप्शन फ्री एक्सपांशन टेक्स प्लेस, ऑप्शन सेकंड दिया है very little mechanical work is done by the system, then next no mechanical work is done by the system, then next all parameters remain constant। okay, तो देखिए आइसोबारिक प्रोसेस, ओके, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या रहता है? इसके अंदर कांस्टेंट प्रेशर या फिर वॉल्यूम। ओके, क्या रहता है कांस्टेंट इसके अंदर? प्रेशर कांस्टेंट रहता है या फिर वॉल्यूम? आइसोबारिक प्रोसेस मींस कौन सी प्रोसेस? प्रेशर कांस्टेंट है या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है? बोलो जल्दी। आइसोबारिक प्रोसेस में Sir, pressure कांस्टेंट होता है। प्रेशर, ओके, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ओके, देन नाउ अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो आपका वर्क डन क्या रहेगा? वर्क डन क्या रहेगा आपका? 0 रहेगा ना। मींस यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा? नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ओके, तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन थर्ड करेक्ट आएगा, नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सर वर्क वो तो आइसोकोरिक प्रेशर में होता है ना? क्या वर्क डन No 0, work done. यहाँ पे तो वेरी लिटिल मैकेनिकल वर्क, ये ऑप्शन सेकंड आएगा ना? जस्ट अ सेकेंड। ओके, आइसोबारिक प्रोसेस कहा गया है ना?
क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड करो, ओके, एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन को भी एक बार ध्यान से रीड करो, ऑप्शन क्या क्या दिए है आपको, ओके। सर आप ही ने आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस की कंपैरिजन के समय लिख के दिया था कि वर्क डन इज लेस बट नॉट आइसोबारिक, ओके। सो देखिए आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर आपको क्या पूछा है, फ्री एक्सपांशन टेक्स प्लेस, उसके अंदर फ्री एक्सपांशन हो नहीं सकता। देन नेक्स्ट वेरी लिटिल मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन नेक्स्ट नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन नेक्स्ट ऑल पैरामीटर्स रिमेन सेम, ओके। तो देखिए आइसोबारिक प्रोसेस दिया है, आइसोबारिक प्रोसेस दिया है मींस आपको क्या दिया है यहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर दिया है, ओके। अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर दिया है, इसका मतलब आपको वहां पर प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट रहता है तो आपको वहां पर वर्क डन ही नहीं होगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन सी आना चाहिए, यानी कि नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ओके। यहाँ पर मैकेनिकल वर्क के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, ओके। ओवरऑल वर्क में दिखा दे रहा है, ओके। ऑप्शन सेकंड जो आप कह रहे हो वेरी लिटिल मैकेनिकल वर्क इज डन, ओके। देखिए मैकेनिकल वर्क में क्या रहता है, एक्चुअल में जो आपका वर्क प्रोड्यूस होता है वो रहता है, ओके। तो वहाँ पर ऑप्शन आई थिंक थर्ड ही करेक्ट आएगा, नो मैकेनिकल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ओके। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 17, ओके, कंफर्म करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके, बाद में, ओके। क्वेश्चन नंबर सर 17, क्योंकि ओके। आपने उससे सेकंड या पहले फिर भी थर्ड जब हम दोनों में से वर्क कंफर्म। डन के फॉर्मूलेस डिराइव कर रहे थे तब लिख के दिया था कि हाँ हीट देखिए गिवन टू अगर हम सिस्टम आइसोबारिक एंड आइसोबारिक, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर देखिए अगर हम आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तब हम कह सकते हैं कि आइसोकोरिक में वर्क डन 0 रहता है एंड आइसोबारिक में वर्क डन थोड़ा सा लिटिल होता है, ओके। बट व्हेन अगर हम कह रहे हैं आइसोकोरिक एंड देन नेक्स्ट आइसोबारिक, ओके, अगर हम आइसोकोरिक कंपैरिजन के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तब हम कह सकते हैं कि आइसोबारिक में थोड़ा सा लिटिल वर्क होता है, ओके। और तो जो वर्क डन ऑकर होता है वो थोड़ा सा लिटिल रहता है, इसीलिए वो निग्लिजिबल रहता है, ओके। तो निग्लिजिबल होने के कारण हम उसे निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ओके। तो हेंस देयरफॉर यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका 0 ही आना चाहिए, ओके। अगर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन होता है एज कम्पेयर टू आइसोकोरिक प्रोसेस, तब यहाँ पर आपको ऑप्शन करेक्ट आता है वेरी लिटिल मैकेनिकल वर्क, ओके। Very little mechanical work means it is a very small amount of work done. That's why it will be a negligible, and hence we have to neglect that work done. So that's why here it is a 0 work done. Okay. अगर क्वेश्चन ऐसा होता है as compared to आइसोकोरिक प्रोसेस, तब हम यहाँ पर वेरी लिटिल वर्क डन यहाँ पर ऑप्शन सेकंड क्लिक करते हैं। बट यहाँ पर स्पेशली आइसोबारिक पूछा है तो ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट आएगा, नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ओके। अगर फिर भी अगर इसके अंदर कुछ करेक्शन आता है तो मैं आपको कल सुबह इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या पूछा है, द वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 अंडर कांस्टेंट प्रेशर, ओके। अब देखिए अंडर कांस्टेंट प्रेशर पूछा है मींस अगेन आइसोबारिक प्रोसेस है, तो इसके लिए वर्क डन क्या रहता है 0, then next P in bracket V2 minus V1, then next option third P in bracket V2 minus V1 divided by 2, then next all of these, okay। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा यहाँ पर, सर तो वर्क फर्स्ट डन इन एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, सर फर्स्ट 0 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा, ओके। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्यों 0 आएगा, क्योंकि वहां पर प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, ओके। भले आपका वॉल्यूम V1 से V2 तक वैरी हो रहा है बट प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से P का वैल्यू क्या होगा वहां पर